गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन द प्रीवियस लेक्चर, लास्ट लेक्चर, हमने देखा था कि द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, पहले वेक्टर अलजेब्रा में हमने देखा था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, फिर हमने देखा एंगल बिटवीन टू लाइंस, फिर हमने देखा एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, और अब हम जा रहे हैं नई थियरी पे, एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन, एंगल between the line and the plane, line और प्लेन के बीच का हम एंगल निकालने के लिए जा रहे हैं। ओके, एक लाइन दी होगी, एक प्लेन दिया होगा, दोनों का इक्वेशन कोई भी फॉर्म में हो सकता है, अगर वेक्टर फॉर्म में है तो भी चलेगा, कार्टेशियन फॉर्म में है तो भी चलेगा, आप उसका एंगल निकाल सकते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल नंबर 25 दिया है, इसमें ऐसे कुछ करना है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है, प्लेन का इक्वेशन भी कार्टेशियन फॉर्म में है, दोनों इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, एंगल बिटवीन देम। अब बात करते हैं एंगल बिटवीन देम कैसे फाइंड आउट होता है। मान लो कि आपके पास कोई प्लेन का इक्वेशन दिया हो, सपोज प्लेन का इक्वेशन है r बार डॉट n बार इक्वल्स टू d बार। ये आपका प्लेन है जिसको हम बोल देते हैं पाई 1 प्लेन और पाई प्लेन। ये प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है, कई बार कार्टेशियन फॉर्म में भी हो सकता है। तो कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि पाई इज गिवन एज द इक्वेशन इज ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू d, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। चलो, ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन। इससे हम नॉर्मल निकाल सकते हैं। चलो, नॉर्मल क्या होगा, n बार x y और z के कोएफिशिएंट ले लेते हैं, a b c। मान लो कि हमारा नॉर्मल प्लेन का a b c है। अब बात करते हैं लाइन भी दी होगी, तो लाइन का इक्वेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लाइन का इक्वेशन भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सपोज लाइन L है, मैं मान लेता हूं कि इसका वेक्टर इक्वेशन है r बार इक्वल्स टू a बार प्लस लैम्डा L बार, when lambda belongs to r, therefore the point in from which the line passing is a bar and the direction of line is L bar। और हमको पता है अगर कार्टेशियन में दिया होता है तो L1, L2, L3 हम कंपेयर करके ले सकते हैं। L1, L2, L3 is your direction of line L bar। अब मैं बात करने जाता हूँ, सपोज ये है हमारा प्लेन, ये है हमारा प्लेन, चलो ये है हमारा पाई प्लेन। इसका नॉर्मल कैसे होगा, तो इसका नॉर्मल ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और ये है हमारा n बार, ये नॉर्मल n बार। मान लो ये हमारा प्लेन, तो इसका नॉर्मल ये हुआ हमारा नॉर्मल। क्लियर, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, कहीं पे भी ले सकते हो, ये फ्री वेक्टर है। ओके, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में। चलो, ये n बार हो गया हमारा। अब एक लाइन है जो ये प्लेन को इंटरसेक्ट करती है, तो ये मान लो हमारी लाइन, मान लो ये है हमारी लाइन। ये लाइन हमारे प्लेन को इंटरसेक्ट करती है और ये प्लेन और लाइन के बीच कुछ एंगल बनता है। ये प्लेन और लाइन के बीच कुछ एंगल बनता है, बराबर। तो कौन सा एंगल बनता है, ये वाला एंगल बनता है, समझे, ये वाला एंगल बनता है। चलो, मैं ये लाइन निकालता हूं यहाँ पे। मान लो कि ये लाइन है हमारी, ये लाइन है L, लाइन L, इसकी डायरेक्शन है L बार। इसकी डायरेक्शन क्या है, L बार। तो ये लाइन की डायरेक्शन L बार। चलो, ये हमारी लाइन है। ये लाइन प्लेन के साथ मतलब कि जो भी प्लेन के साथ पैरेलल वेक्टर होता है उसके साथ कितना एंगल मेजर करती है, मान लो थीटा एंगल मेजर करती है, मान लो थीटा एंगल मेजर करती है। चलो, ये है हमारा प्लेन, समझो एक बार फिर से, ये है हमारा प्लेन, ये है हमारा नॉर्मल ऑफ द प्लेन, ये हुई लाइन की डायरेक्शन, ये हुई लाइन की डायरेक्शन। तो ये लाइन हमारे प्लेन के साथ थीटा एंगल मेजर कर रही है। ये लाइन हमारे प्लेन के साथ कितना एंगल मेजर कर रही है, थीटा एंगल मेजर कर रही है।
इतना क्लियर? अब ये थीटा हमको निकालना है, तो हमको पता है कि ये थीटा हमको अगर निकालना है तो हमको जो भी प्लेन दिया है उसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए, क्योंकि ये वेक्टर तो हमारे पास रेडी है, लाइन की डायरेक्शन है L1, पर प्लेन की डायरेक्शन में ये इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर हमारे पास नहीं है, ये वेक्टर नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम वो वेक्टर तो दिया नहीं है तो यूज नहीं कर सकते, पर प्लेन दिया है इसका मतलब नॉर्मल दिया है, तो ये नॉर्मल का यूज नहीं कर सकते। हाँ, हम ये नॉर्मल का यूज कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल का यूज करके हम लाइन की डायरेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे, एंगल बिटवीन देम निकालने की कोशिश करेंगे। लाइन की डायरेक्शन है L बार, वो इस डायरेक्शन में है, नॉर्मल है N बार, वो इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? मैंने ये मान लिया ये एंगल थीटा है, ये पूरा एंगल क्या होगा? ये प्लेन के पैरेलल वेक्टर, ये नॉर्मल, तो ये पूरा एंगल पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री होता है, तो ये एंगल कितना होगा? पाई बाय 2 माइनस थीटा। समझ में आ गया? ये एंगल कितना होगा? ये लाइन और प्लेन के नॉर्मल ऑफ द प्लेन, ये दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? पाई बाय 2 माइनस थीटा। क्लियर? ये एंगल है पाई बाय 2 माइनस थीटा। अभी दोनों की डायरेक्शन पता है, ये L बार है, ये N बार है, दोनों की डायरेक्शन हमको पता है, तो एंगल बिटवीन देम निकाल सकते हैं cos थीटा का यूज करके। एंगल बिटवीन, नाउ एंगल बिटवीन नॉर्मल N बार एंड L बार इज गिवन बाय, जो भी एंगल है वो कैसे लिखेंगे? cos, जो एंगल है वो कितना है? एंगल इन दोनों के बीच का पाई बाय 2 माइनस थीटा है, तो ये एंगल पाई बाय 2 माइनस थीटा ही लिखना पड़ेगा। जो हमने एज्यूम किया है वो थीटा पाई बाय 2 माइनस थीटा है, व्हिच इज इक्वल्स टू, चलो मैग्नीट्यूड आएगा, मॉड्यूलस लेंगे, मॉड्यूलस क्यों लेंगे कि जो भी एंगल हम यहाँ कंसीडर करेंगे लाइन और प्लेन के बीच का, वो एक्यूट एंगल ही कंसीडर करेंगे। तो ये हो गया L बार डॉट N बार डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड L बार मैग्नीट्यूड N बार। cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ L बार डॉट N बार डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ L बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ N बार। हो गया? मैं ये लिख सकता हूँ cos पाई बाय 2 माइनस थीटा की जगह पे sin थीटा। यस, आई कैन राइट sin थीटा इक्वल्स टू L बार डॉट N बार डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड L बार मैग्नीट्यूड L बार। वेर थीटा क्या है? थीटा एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन, ये लाइन और प्लेन के बीच का एंगल है भाई। ये जो थीटा है वो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल है। therefore थीटा लाइज बिटवीन 0 लेस देन इक्वल्स टू थीटा लेस देन इक्वल्स टू पाई बाय 2 है, और ये जो थीटा है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन है। याद रखो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में भी cos थीटा आता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में cos थीटा, एंगल बिटवीन टू लाइंस में cos थीटा, एंगल बिटवीन प्लेन्स में, टू प्लेन्स में वो भी cos थीटा, पर एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन sin थीटा आता है। फॉर्मूला वही है, पर sin थीटा आएगा लाइन की डायरेक्शन L बार, नॉर्मल N बार, दोनों के बीच की डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, फिर मॉड्यूलस ऑफ L बार एंड N बार। ये कैलकुलेट तो हम कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। ये थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ याद रखो बच्चों cos थीटा नहीं है sin थीटा है, भूल से भी cos थीटा मत लिखना, sin थीटा है फॉर्मूला में। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखो, एग्जाम में गलती मत करना। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एमसीक्यू में, ट्रिकी क्वेश्चंस में, मतलब आप गलती से cos थीटा ले लोगे तो एंगल चेंज हो जाएगा, बराबर? sin थीटा ही लेना है, ये चीज याद रखो। ओके, हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन, बराबर, हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, लाइन एंड प्लेन, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल हमने थीटा मान लिया है, वो
और थीटा हमको निकालना है, तो थीटा ऐसे मिल जाएगा साइन इनवर्स करके। ओके, समझ में आया? बहुत ही इजी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की ओर जाते हैं, तो क्वेश्चन तो बहुत ही इजी होते हैं हमारे। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, चलो लाइन दी है, लाइन की डायरेक्शन एल बार की जरूरत है, निकाल लो। तो यहाँ लाइन दी हुई है, लाइन x + 1/2 equals to y minus 0/3 equals to z minus 3/6। हमको लाइन की डायरेक्शन चाहिए, तो सिर्फ लाइन की डायरेक्शन की जगह पे a बार और l बार दोनों लिख देता हूँ, प्रैक्टिस हो जाती है एक बार। चलो ये होगा -1 0 3 और लाइन की डायरेक्शन l बार 2 3 6, या x y और z के कोएफिशिएंट +1 है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है लाइन। फिर बात करते हैं प्लेन की। चलो प्लेन का इक्वेशन भी दिया है, tan x + 2y - 11z = 3। ये प्लेन का इक्वेशन है। तो यहाँ से नॉर्मल ऑफ द प्लेन n बार निकल के आएगा, नॉर्मल n बार = 10 2 - 11। अब क्या करना है? एंगल बिटवीन, नाउ द एंगल बिटवीन the line and the plane is given by sin theta। याद रखो यहाँ पे sin theta है, cos theta लिखने की गलती मत कीजिए, यहाँ पे sin theta है। sin theta equals to modulus of L bar dot n bar divided by magnitude of L bar into magnitude of n bar। चलो L बार क्या है लिख दो, sin थीटा इक्वल्स टू L बार है हमारा 236 डॉट n बार है 10 2 - 11 डिवाइड बाय ये दोनों के मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर 4 + 9 + 36, ये हो जाएगा 100 + 4 + 121। ओके, 121। सिंप्लीफाई करते हैं तो अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई भी हो सकता है, कर देते हैं। सो therefore sin थीटा इक्वल्स टू, ये क्या होगा डॉट प्रोडक्ट 10 2 20 20 प्लस 6 3 2 6 और ये माइनस 11 6 66 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 36 + 4 36 + 4 40 + 9 मतलब 49 का स्क्वायर रूट होगा 7 में डायरेक्ट लिखा। ये होगा 121 + 4 मतलब 125 + 100 225 का स्क्वायर रूट होगा 50। चलो ऊपर सिंपलीफाई करो, देखो sin थीटा इक्वल्स टू 6 -60 + 20 - 40, उसका मॉड्यूलस आएगा 40 डिवाइड बाय 7 × 50। अगर हम इसको कैलकुलेट 5 3 50 और 8 5 40 मतलब sin थीटा इक्वल्स टू 8/7 3 21। therefore थीटा इक्वल्स टू sin इनवर्स 8/21। लास्ट में स्टेटमेंट लिख दी, therefore the required angle between line and plane, the line and the plane is sin इनवर्स 8/21। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होता है, खाली याद रखना है कि sin थीटा यहाँ पे आएगा cos थीटा की जगह पे। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 13। उसमें दिया हुआ है फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स एंड डिसाइड वेदर दे आर पैरेलल और परपेंडिकुलर। वो पैरेलल है या फिर परपेंडिकुलर। अगर इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री आता है तो वो पैरेलल है, अगर इन दोनों के बीच का एंगल π/2 आता है तो वो परपेंडिकुलर है। बराबर, ऐसा हमको आंसर में लिखना है कि ये दोनों पैरेलल है या फिर परपेंडिकुलर है। तो पहले जो भी दोनों प्लेन दिए मैंने लिख लिए है, क्वेश्चन में पूरा नहीं लिखा है, तो प्लेन के इक्वेशन ही लिखे सिर्फ। तो π1 का इक्वेशन है 7x + 5y + 6z + 30 = 0 और सेकंड प्लेन π2 का है 3x - y - 10z + 4 = 0। हम इसके कैलकुलेशन में याद रखो
मैं जो भी कांस्टेंट टर्म होती है वो ज्यादातर राइट हैंड साइड पे ही होती थी, लिखता था मैं सब जगह पे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे दिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लीजिएगा -30 हो जाएगा। कई बुक में ऐसा किया होता है कि वो राइट साइड पे -30 को प्लस बना देते हैं, प्लस बनाने के ये इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि प्लेन के नॉर्मल जो ऊपर की ओर था वैसा ही नॉर्मल नीचे की ओर भी बन सकता है। मतलब कि दोनों साइड हम नॉर्मल ले सकते हैं, तो एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, उसका अपोजिट होगा। मतलब कि नॉर्मल लेने में कोई अलग बात नहीं है, दोनों नॉर्मल हम ले सकते हैं। जैसे लाइन की डायरेक्शन में होता था, लाइन की डायरेक्शन दोनों ओर की ले सकते हैं, वैसे ही नॉर्मल ऊपर का भी ले सकते हैं, नीचे का भी ले सकते हैं, मतलब कि दोनों साइड का ले सकते हैं। अगर आप ये -30 वहां लिखोगे, फिर माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका नॉर्मल -7 -5 और -6 आएगा। अगर यहाँ से डायरेक्ट कंपेयर करके लिखोगे तो 7 5 6 आएगा। क्या फर्क पड़ता है, मगर हमको तो एंगल बिटवीन देम निकालना है, उनके लिए हमको डॉट प्रोडक्ट और उसका भी मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब सब कुछ पॉजिटिव ही चाहिए, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी लो आपको अच्छा लगे वही ले सकते हो। चलो मैं पहले प्लेन का नॉर्मल डायरेक्टली लिख लेता हूं पहले। चलो π1 प्लेन का नॉर्मल क्या है, n1 बार, n1 बार क्या हो जाएगा 7 5 6। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मल में जितने पॉजिटिव टर्म आए उतना अच्छा है, पॉजिटिव नंबर्स लाने की कोशिश ज्यादा करते हैं, तो मैंने पॉजिटिव में लिखा है। चलो कुछ जरूरत नहीं है -30 वहां होगा या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमको नॉर्मल चाहिए था, तो x y z के कोएफिशिएंट लिख दो। फिर सेकेंड प्लेन है π2, उसका नॉर्मल क्या होगा, तो 3 -1 -10। अब थोड़ा सिंपलीफाई करके इन दोनों के बीच का एंगल निकाल लेते हैं। ओके, इन दोनों के बीच का एंगल निकाल लेते हैं। चलो नाउ द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स is given by angle between two planes is given by cos theta। यहाँ पे cos theta आएगा, between two planes है, लाइन और प्लेन के बीच में sin theta आएगा, याद रखो, बाकी सब में तो cos theta है। तो cos theta equals to modulus of n1 bar dot n2 bar divided by magnitude of n1 bar n2 bar। चलो n1 बार हमारे पास है 7 5 6, लिख दो 7 5 6 डॉट 3 -1 -10, 3 -1 -10 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर 49 प्लस 25 प्लस 6 स्क्वायर 36, अंडर रूट ऑफ इसका 9 प्लस 1 प्लस 100। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 7 3 21, 5 -5 और ये -6 10 60 हो जाएगा -60 डिवाइड बाय ये जो भी वैल्यू आती है वो कुछ वैल्यू दोनों मिल जाएगी। ओके, ये वैल्यू निकल के आएगी -65 प्लस 21, मतलब -64 और -44, और अगर हम निकालें तो ऊपर आ जाएगा 44, ऊपर आ जाएगा 44 डिवाइड बाय ये दोनों की जो भी वैल्यू आती है वो लिख लो, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो cos थीटा इक्वल्स टू 44 डिवाइड बाय ऐसा कुछ आता है, देयरफॉर उसके दोनों के बीच का कुछ एंगल निकलेगा, दोनों के बीच का कुछ एंगल निकलेगा, cos इनवर्स करके 44 डिवाइड बाय अंडर रूट करके कुछ निकलेगा एंगल। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों प्लेन कुछ एंगल बनाते हैं, मतलब कि ये दोनों प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ना कि पैरेलल ना कि परपेंडिकुलर है, उन दोनों के बीच का कुछ एक्यूट एंगल बनता है, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू पर सब कुछ डिपेंड होता है। अगर cos थीटा की वैल्यू 0 है तो वो परपेंडिकुलर है, अगर cos थीटा की वैल्यू 1 है तो वो पैरेलल है, अदरवाइज वो कुछ एंगल मेजर करते हैं। क्लियर? तो बच्चों याद रख हो सकता है आपका कैलकुलेशन तो कीजिए। बाकी सब क्वेश्चन वैसे ही है, 3 या 4 क्वेश्चन इसमें दिए हुए तो वो भी आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट थियरी टॉपिक पर बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ प्लेन, नेक्स्ट टॉपिक है द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through
passing through the intersection of two given planes दो प्लेन्स आपको दिए होंगे, वो दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन में से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन हमको निकालना है। क्या करना है? दो प्लेन दिए होंगे, चलो मान लो कि आपको एक प्लेन दिया हुआ है पाई 1 प्लेन, ये है आपका पाई 1 प्लेन। दूसरा प्लेन इसके साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, सपोज मान लो ये है आपका पाई 1 प्लेन, दूसरा प्लेन है पाई 2, बराबर, तो उसके साथ कुछ एंगल बना रहा होगा। चलो ये दूसरा प्लेन हम ले लेते हैं पाई 2, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये हो गया आपका पाई 2, ओके। चलो ये पाई 2 प्लेन, मतलब दो प्लेन के इंटरसेक्शन, बट दो प्लेन का पहले इंटरसेक्शन क्या होता है वो पहले पता कीजिए। दो प्लेन का इंटरसेक्शन क्या होता है? तो दो प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन होती है। क्या होता है? एक लाइन होती है। चलो ये है प्लेन, ये है दूसरा प्लेन, दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन मतलब ये लाइन है, पूरी ये लाइन आएगी दोनों के बीच का इंटरसेक्शन के लिए, ओके। अगर ऐसे है तो ए लाइन आएगी, ओके। अगर ऐसे है तो ये लाइन आएगी, मतलब कि दो प्लेन के बीच का इंटरसेक्शन क्या आता है? लाइन आता है। और वो लाइन और कुछ नया कुछ दिया होगा, उन दोनों के बीच में से पास होने वाला एक तीसरा कोई प्लेन होगा। मान लो कि ये है हमारा तीसरा प्लेन, मतलब रिक्वायर्ड प्लेन, ओके। कुछ और कंडीशन भी दी होगी कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि ये लाइन में से तो इनफाइनाइट प्लेन पास हो सकते हैं, पर कुछ अलग से दिया होगा कि ये प्लेन, जो भी इनफाइनाइट प्लेन में से कुछ अलग दिया होगा कि ये प्लेन ये पॉइंट से पास होता है, तो एक ही पॉइंट मिल जाएगा, बराबर। बहुत सारे प्लेन वैसे तो पास हो सकते हैं। ये दोनों के बीच की जो इंटरसेक्शन लाइन है, ये दोनों के बीच इंटरसेक्शन लाइन, इसमें से इनफाइनाइट प्लेन पास होते हैं, पर कुछ और प्रॉपर्टी दी होगी कि कोई पॉइंट दिया है, ये पॉइंट से भी पास होता है, तो ये पॉइंट से भी पास होने वाला, ये लाइन से भी पास होने वाला, एक ही प्लेन मिल जाएगा। मतलब कुछ अलग से दिया होगा तो एक ही प्लेन जो मिलता है वो रिक्वायर्ड प्लेन है। ये दोनों गिवन प्लेन है, दोनों के इक्वेशन दिए होंगे। मान लो कि ये दोनों के इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिए होते तो क्या होते? r बार डॉट n1 बार इक्वल्स टू d1, और सेकंड प्लेन था पाई 2 का होता r बार डॉट n2 बार इक्वल्स टू d। मैं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, स्पीड अच्छी रखने के लिए 2-3 स्टेप ज्यादा करूंगा, पर मिस्टेक नहीं आएगी। इसके लिए मैं जो भी इक्वेशन है उस इक्वेशन को ऑलवेज कार्टेशियन फॉर्म में लूंगा। कार्टेशियन फॉर्म में मतलब n1 बार और n2 बार की जगह पे a1 b1 c1 और n2 बार की जगह पे a2 b2 c2, r बार की जगह पे x y z लिख के डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा पाई 1 का इक्वेशन a1x plus b1y plus c1z equals to d1। मैं क्या करूंगा, ये जो d1 है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर ला दूंगा, मतलब माइनस d1 equals to 0। दूसरा प्लेन पाई 2 जो भी d1 है वो होगा a2x plus b2y plus c2z minus d2 equals to 0। ये दोनों प्लेन दिए हैं और इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन में पास होने वाला एक नया प्लेन है जो रिक्वायर्ड प्लेन है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through intersection of these two planes, the required equation of plane is given by, वो इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे, याद रखो, प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2 इक्वल्स टू 0। याद रखो, प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2 इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन, और यहाँ पे दोनों प्लेन के इक्वेशन लिखने हैं, a1x plus b1y plus c1z minus d1 इक्वल्स टू 0 नहीं लिखना है। इक्वल्स टू 0 हमने कॉमन यहाँ पे राइट साइड लिख दिया,
और यहाँ पे दूसरे प्लेन का a2x plus b2y plus c2z minus d2। क्या करना है? प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2 इक्वल्स टू 0। या लैम्डा है उसकी वैल्यू अलग अलग रखोगे तो आपके बहुत सारे प्लेन मिलते जाएंगे। 1 रखोगे तो अलग प्लेन, 2 रखोगे तो अलग प्लेन, 3 रखोगे तो अलग प्लेन, मतलब इनफाइनाइट प्लेन के लिए इक्वेशन। पर पर्टिकुलर कोई कंडीशन दी है तो हम लैम्डा फाइंड आउट कर सकते हैं, और पर्टिकुलर लैम्डा फाइंड आउट करने के बाद जो भी इक्वेशन मिलेगा वो पर्टिकुलर एक ही प्लेन का इक्वेशन मिलेगा। समझ गए बच्चों? आपको बात समझ में आ गई होगी। और ये टॉपिक के रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं जिसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है। एग्जांपल नंबर 20, सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.3 में 9th और 10th दिया हुआ है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स r bar dot I cap plus j cap plus k cap equals to 6 and r bar dot 2i cap plus 3j cap plus 4k cap equals to -5 and the point 1 1। देखो जो मैंने बोला था ना एक कंडीशन दी होगी, ये जो प्लेन है ना रिक्वायर्ड प्लेन वो 1 1 1 से भी पास होता है। रिक्वायर्ड प्लेन 1 1 1 से भी पास होता है और ये दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन में से भी पास होता है, मतलब वो लाइन से भी पास होता है। बराबर? चल मेरे को क्या चाहिए? वेक्टर इक्वेशन। पर मैंने बोला कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम कार्टेशियन इक्वेशन में चले जाएंगे। तो जो दोनों प्लेन के इक्वेशन, उन दोनों प्लेन के इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर दो। तो जो भी इक्वेशन दिए हैं वो ये है r bar dot I cap plus j cap plus k cap 1 1 1 लिख दो इक्वल्स टू 6। ये है पाई 1 का इक्वेशन। चलो इसको अब मैं कन्वर्ट कर देता हूँ पाई 1 के इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में। x y z रखोगे तो आपको ये मिल जाएगा। x डॉट प्रोडक्ट करके डायरेक्ट लिख देता हूँ और राइट साइड में 0 भी ले लेता हूँ, 6 को लेफ्ट साइड ले लेता हूँ। ओके, x y z, x को इसके साथ, y को इसके साथ और z को इसके साथ मल्टीप्लाई करके -6 इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कार्टेशियन इक्वेशन का। और दूसरा प्लेन पाई 2 दिया है r bar dot 2 3 4 इक्वल्स टू -5। इसको भी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूं तो ये हो जाएगा 2x plus 3y, ये कार्टेशियन इक्वेशन हो गया, +5 इक्वल्स टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, मैं कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दूं। मुझे चाहिए आंसर वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर इक्वेशन। जो भी कार्टेशियन लास्ट में आया होगा हम उसको क्या कन्वर्ट कर देंगे? वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। क्या दिक्कत है? बहुत ही इजी तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये r bar dot 2 3 4 इक्वल्स टू -5 लिख दो, खत्म। बराबर? तो वेक्टर कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर वेक्टर के फॉर्म में लिखने से अच्छा है कि कार्टेशियन फॉर्म में लिखो और कैलकुलेशन इजी तरीके से फास्ट कैलकुलेशन खत्म कर दो। चलो, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, अब जो भी है वो स्टेटमेंट लिखो। The required equation of plane passing through, किस पॉइंट से, किस दोनों प्लेन से पास होता है? Passing through two given planes, passing through the intersection of two given planes, passing through the intersection of two given planes, given planes is given by चलो इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं हम? लिख दो a1x plus b1y plus c1z minus d1 plus lambda सेकेंड a2x plus b2y plus c2z minus d2 equals to 0। कुछ करना नहीं है, ये दो प्लेन के इक्वेशन दिए ही होंगे, आपको सिर्फ पुट करने हैं दोनों इक्वेशन। मैं पुट कर देता हूं यहाँ पे x plus y plus z minus 6 plus lambda into दूसरा प्लेन है 2x plus 3y plus 4z plus 5 equals to 0। हो गए दोनों? अब हम पॉइंट दिया है तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो ये प्लेन हमारा रिक्वायर्ड प्लेन, जो चाहिए वो प्लेन, और ये प्लेन किस पॉइंट से पास होता है? 1 1 1 से। किस पॉइंट से पास होता है? 1 1 1 से। तो ये प्लेन 1 1 1 से पास होता है, मतलब x की जगह पे 1, y की जगह पे 1, z की जगह पे 1, वो सेटिस्फाई करेगा।
ये पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या किसकी वैल्यू निकल आएगी? लैम्बडा की वैल्यू निकल के आएगी। तो हम लैम्बडा की वैल्यू इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पर मैं एक चीज हर एक बार कहता हूँ बच्चों से कि आप इसमें से थोड़ा कैलकुलेशन कर लो। कैसा कैलकुलेशन वो बताता हूँ मैं। जो भी है वो लैम्बडा या मल्टीप्लाई कर लो। तो पहले ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस 2 लैम्बडा x प्लस 3 लैम्बडा y। ये कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है इस सब में, पर आगे के सब में जरूरत होगी। तो मैं ये पैटर्न एक बना रहा हूँ कि ये पैटर्न से ही आप काम कीजिए। तो लैम्बडा को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 4 लैम्बडा z प्लस 5 लैम्बडा इक्वल्स टू 0। जब आपने लैम्बडा को मल्टीप्लाई कर दिया उसके बाद का कैलकुलेशन क्या है? जो x वाली टर्म्स है उसमें से x कॉमन लीजिए, मतलब क्या बचेगा 1 प्लस 2 लैम्बडा। जो भी y वाली टर्म है उनमें से y कॉमन लीजिए, मतलब क्या बचेगा 1 प्लस 3 लैम्बडा, 1 प्लस 3 लैम्बडा। और जो भी z वाली टर्म्स है उनमें से z कॉमन लीजिए, क्या बचेगा 1 प्लस 4 लैम्बडा। और कांस्टेंट टर्म लिख दीजिए -6 प्लस 5 लैम्बडा इक्वल्स टू 0। ये चीज आपको बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन करने में बहुत ही अच्छी तरीके से काम आने वाली है। तो ये इतना कैलकुलेशन आप कर ही दीजिए। भले पॉइंट दिया है हम डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे, आगे आने वाले क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आप ये फॉर्म याद रखिए, ये फॉर्म में ही लिखिए तो तकलीफ नहीं होगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये दोनों क्वेश्चन में एक में कार्टेशियन ऑलरेडी दिया हुआ है, दूसरे में वेक्टर दिया, तो वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसको फिर से वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। इसमें तो कार्टेशियन दिया होगा तो कार्टेशियन में ही रहने देंगे और कैलकुलेशन पूरा कार्टेशियन में करके आंसर ला देंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। नाउ द रिक्वायर्ड प्लेन इज पासिंग थ्रू द 1 1, ऐसा भी दिया हुआ है ना। नाउ द रिक्वायर्ड प्लेन is passing through 1 1 1 also, passing through 1 1 1। चलो 1 1 1 से पास होता है तो 1 1 1 सेटिस्फाई करें। x की जगह पे 1, y की जगह पे 1, z की जगह पे 1 रख लो, मतलब कि आपको मिल जाएगा 1 प्लस 2 लैम्बडा इंटू 1 प्लस 1 प्लस 3 लैम्बडा प्लस 1 प्लस 4 लैम्बडा -6 प्लस 5 लैम्बडा इक्वल्स टू 0। जो लैम्बडा वाले सब इकट्ठे कर दो, 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9 प्लस 5 14 लैम्बडा। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 माइनस 6 -3 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ लैम्बडा की वैल्यू 3/14 आ गई। लैम्बडा की वैल्यू क्या आ गई 3/14। अब ये जो लैम्बडा की वैल्यू आई है वो इस इक्वेशन में रख दीजिए। ये जो लैम्बडा की वैल्यू आई है वो इस इक्वेशन में रख दीजिए। therefore the required equation of plane बराबर required equation of plane is क्या होगा, यहाँ पे रख लेता हूं मैं, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस 3/14 इंटू क्या होता है 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल्स टू 0। चलिए ये 14 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 14x प्लस 14y प्लस 14z माइनस 14 6 4 24 प्लस 2 मतलब 8 84 और ये हो जाएगा 6x प्लस 9y प्लस 12z प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 12 प्लस 6 20x प्लस 14 प्लस 9 हो जाएगा 23y 14 प्लस 12z है यहाँ पे 12z तो 12z प्लस 14 हो जाएगा 26z और ये माइनस 69 इक्वल्स टू 0। ये कार्टेशियन इक्वेशन हुआ। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन, दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन। अब उनको वेक्टर इक्वेशन निकालना था। द वेक्टर इक्वेशन
द वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, जो रिक्वायर्ड प्लेन है उनका वेक्टर इक्वेशन निकालना था, क्योंकि हम इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर देते। चलो लिखते कैसे, r बार डॉट x y z के कोएफिशिएंट 20, 23, 26 और ये -69 यहाँ पे लिखो या फिर राइट साइड पे लिखो चलेगा। ओके, तो -69 राइट साइड पे लिखो तो +69। तो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। हो गया, तो वेक्टर इक्वेशन का संबंध लिखेंगे तो पूरा आई कैप जे कैप वो डॉट पर सब लिखना नहीं पड़ेगा, और कार्टेशियन में कैलकुलेशन थोड़ा इजी होता है। ये कैलकुलेशन मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, इस सब में ज्यादा जरूरत नहीं है इस कैलकुलेशन की, पर आगे आने वाले क्वेश्चन में इसकी जरूरत बहुत हो सकती है, इसलिए ये कैलकुलेशन आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है आने वाले सम्स के लिए, अभी बहुत जरूरत नहीं है। तो याद तक रखते हैं बच्चों, बहुत अच्छा टॉपिक है, 2 क्वेश्चन हमको खुद से करने, वो भी इजी है, इस तरीके से हो जाएगा।